हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था 15/10/2017 यानी कि 15 अक्टूबर 2017 को, उसके फर्स्ट पेपर के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमिष शब्द का क्या पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, क्षण। निमिष का अर्थ क्या होता है? क्षण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निमिष शब्द क्षण या पल का पर्याय होता है जो अति अल्प समय का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नि प्लस कपट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, निष्कपट की जो संधि विच्छेद है वो निकपट होगा और इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। जब विसर्ग से पहले ई, छोटा ऊ और बाद में का, खा, टा, ठा, फा में से कोई भी वर्ग हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द का उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें जो अति है वो उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो है अंत। ई और आ के सामीप्य के कारण यहाँ पर एण संधि द्वारा अत्यंत शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इसमें है फ्रेंड्स भाववाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। भाववाच्य में क्या होता है? उसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है तथा क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है। जबकि कृतवाच्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार एवं कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। फ्रेंड्स, यहाँ पर आ वर्ड जो है वो कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आ हो जाएगा अनुग्रहित। ठीक है, ये आ है फ्रेंड्स, अनुग्रहित। ठीक है, ये वाली जो वर्तनी है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका का अर्थ है। उपत्यका का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत के पास की भूमि मतलब सूरज जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब जो प्रत्याशा है उसका क्या होता है? उसका होगा जिसकी आशा की गई हो। अपरिमेय का होगा जिसकी माप संभव ना हो और अनाहूत का हो जाएगा जो बिना बुलाए आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप हो जाएगा अपेक्षित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो हो जाएगा अपेक्षित। अपेक्षा एक भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें इत प्रत्यय लगाकर अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, ण का उच्चारण स्थान होता है। तो ण का उच्चारण स्थान क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक्य। यह एक नासिक्य वर्ण है। सभी वर्ण के जो पंचवाक्षर होते हैं जैसे कि ण, व, ण, न एवं म, ये सब क्या है? नासिक्य वर्ण हैं। इनके उच्चारण में श्वास वायु नासिका यानी कि नाक से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गेहूँ। गोधूम का जो तद्भव रूप है वो गेहूँ है और जो गोधूम है वो गेहूँ का तत्सम रूप है। ठीक है, इसी तरह गाय का होगा तत्सम रूप गौ और गोबर का हो जाएगा तत्सम गोमय तथा गोधन का जो हो जाएगा तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
इसके अतिरिक्त शा के अतिरिक्त जो है छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ का भी उच्चारण स्थान तालु है। इसी तरह ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंत, और टा, ठा, डा, ढा, रा और शा का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का तत्सम रूप क्या है? तो सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो इसमें कौन सा विशेषण है? इसमें है परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक जो विशेषण है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाण बोधक, दूसरा अनिश्चित परिमाण बोधक। वैसे विशेषण वैसे विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश का तत्सम रूप क्या है? तो शीश का तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्ष। शीश का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा? शीर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है, कहाँ की? मॉरिशस की। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास जो है वो 150 वर्ष पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, चौराहा में शब्द में समास है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो चौराहा शब्द में समास है फ्रेंड्स द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समूह या समाहार का द्योतक होता है। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं जैसे अठन्नी, दोपहर, नवरत्न, नवरात्र, चतुर्मास, पंचवटी। इन सब में जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण है। जब पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर है ब्रिज भाषा की रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सूरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। इसमें प्रथम 9 स्कंद संक्षिप्त तथा 10वें स्कंद का अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है, कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा भ्रमर गीत का संकलन है। इसमें विदित हो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। ऐसे प्रसिद्ध है कि ब्रिज भाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होने का मतलब है अप्रिय लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आशु भाषण। आशु भाषण जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। आशु भाषण क्या होता है? आशु भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण से ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। शेष सभी लेखन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह कविता लिखी है फ्रेंड्स सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, यह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है। त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है जो इस प्रकार है: पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एवं अवधी। पश्चिमी हिंदी में ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी तथा एवं बांगरू। बिहारी हिंदी में मैथिली बोली, मैथिली, मगही एवं भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी
कुमाऊनी एवं गढ़वाली है। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो है ये हिंदी भाषा को उपभाषा में विभक्त किया गया है। इनकी बोलियों को मिलाकर कुल 17 बोलियां हो जाएंगी तथा दक्षिणी हिंदी का ही एक पूर्व रूप है, तो इसको मिलाकर के कुल 18 बोलियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। मानक भाषा क्या है? मानक भाषा का आदर्श रूप होती है। यह पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रभावमयता को बनाए रखना। गुण जीवंत भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी होगा आंसर। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप पत्रिका युग्म भारतेंदु युग में प्रकाशित पत्रिका युग्म है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन सन 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यह एक मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन सन 1877 ईस्वी में प्रयाग से बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह भी एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। आल्हाखंड जो है वो परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता याज्ञनिक है। यह आला छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं तथा बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो नरपति नाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अखिलेश। कौन है फ्रेंड्स? अखिलेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यह लखनऊ में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। यह मासिक पत्रिका है जो आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिये सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है याज्ञनिक की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यह पंक्ति याज्ञनिकृत परमाल रासो आल्हाखंड से यह है। यह ग्रंथ आला छंद में रचित तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों कीर्ति कला, कीर्ति पताका तथा पदावली हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 से 60 नंबर तक के क्वेश्चन। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकाते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ तथा भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षणे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया। पावा में शरीर त्याग दिया।
जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर का, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय है फ्रेंड्स अक्कड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तथा पावपुरी में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में संधि है फ्रेंड्स व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छंद में जो संधि विच्छेद होगा वो होगा स्व प्लस छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो उस वक्त वे 35 ईयर्स के थे, यानी कि 35 वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 34 दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो जाएगा 35 वर्ष। कितनी अवस्था के थे? 35 वर्ष की अवस्था के थे। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ है फ्रेंड्स वैदिक धर्म। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।